Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 20th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to have some questions based on the previous day session. आज जो 20th दिसंबर है, आज ही के दिन 1942 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान के जो बॉम्बर्स थे, फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे, उन्होंने आज ही के दिन 1942 में कैलकाटा पर फर्स्ट टाइम अटैक किया था और बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए थे। बड़ी तबाही हुई थी आज ही के दिन 1942 में जापान के बॉम्बर्स के द्वारा। आइए वापस चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ कि क्या एमसीक्यूज प्रीवियस डे सेशन पर बनते हैं, क्या उनके आंसर्स हैं। व्हाट डज ओपेक स्टैंड फॉर? यहाँ ओपेक की बात हो रही है तो ये ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? कल हमने डिस्कस किया था कि ओपेक को आने वाले टाइम में लॉसेस होने के चांसेस हैं बिकॉज यूएसए की गवर्नमेंट में अब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी आने वाले टाइम में वो ओथ लेंगे और ऑफिस में जो है चार्ज लेंगे और ओपेक को इसके लेकर के लॉस होने वाला है। कल हमने इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था, आप कल के सेशन में इसको देख सकते हैं। फुल फॉर्म है इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऐसे कंट्रीज जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। इसके मेंबर्स केवल वो हैं जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिनके यहाँ से मेजर क्वांटिटी में मींस वर्ल्ड में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं टॉप के आर दिस कंट्रीज, वो इसके क्या है? मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक? ओपेक का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? देखो, सऊदी अरबिया वर्ल्ड का मेजर ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। नाइजीरिया भी बिकॉज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वेस्ट एशिया के जो है साउथ में सिचुएटेड है। ईरान भी मेजर जो है ऑयल एक्सपोर्टर है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता है। हाँ, नॉर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्वे इसका मेंबर नहीं है। नॉर्वे तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यूरोप के भी नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है और ये मान करके चलिए कि जो जहां पर आइस कैप्स रहती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वहां बहुत ज्यादा ऑयल का एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है और ऑयल से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उन कंट्रीज में स्पेशली नहीं है। व्हेन वाज ओपेक फाउंडेड? तो ओपेक की अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 1960 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमको मिल जाते हैं। फिर आता है एक क्वेश्चन ओपेक प्लस। ओपेक कंट्रीज तो ठीक है थे ही, लेकिन अब ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज ऑयल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड में इमर्ज हुए जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट मेजर ऑयल एक्सपोर्टर, बट एक लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक वो भी ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। उनके यहाँ भी अच्छे खासे अमाउंट में ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ में ये एक एक्सटेंडेड ग्रुप है। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसर्स तो उसमें हैं ही, मींस ओपेक कंट्रीज तो हैं ही, इसमें कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज भी हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका रशिया हो गया या यूएसए वगैरह हो गया, उन कंट्रीज की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ ओपेक? जब नाम ही इसका ऑयल जो है पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, तो इट मींस वर्ल्ड की जो ऑयल की जो मार्केट है उसको लेकर के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करते होंगे और उसी में इनका काम है स्टेबलाइज ऑयल प्राइसेस। मींस जो ऑयल की मार्केट में, क्रूड ऑयल की मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें स्टेबलाइजेशन लाने के लिए ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है। ये हो गए कल के टॉपिक पर क्वेश्चंस।
अब हम चलते हैं आज के कुछ करंट न्यूज पर, जो कि आज न्यूज में रहे, मींस कल की न्यूज में रहे। पहला है, आरएस डेप्यूटी चेयरमैन रिजेक्ट्स नॉन या नो ट्रस्ट नोटिस अगेंस्ट धनखड़ बाय ऑपोजिशन। रिसेंट सेशंस में हमने इसको डिस्कस किया था कि इंडिया की राज्यसभा की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो वहां के चेयरपर्सन होते हैं उनके अगेंस्ट में नो ट्रस्ट मोशन आया और उनको उनके पद से रिमूव करने के लिए एक नोटिस आया। तो उस नोटिस को राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन ने क्या कर दिया है, उस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया है। यही आज का जो है हमारे पास में करंट अफेयर का न्यूज है। क्या पूरी बात थी? तो डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि करंट में डेप्यूटी चेयरमैन कौन है। मैं वनडे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। हरिवंश उनका नाम है, मिस्टर हरिवंश, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है अपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट चेयरमैन जगदीप धनखड़। इनके अगेंस्ट में जो मोशन आया था, जो नोटिस आया था, नोटिस वाज डीम्ड एन एक्ट ऑफ इम्प्रॉपरिटी एम्ड एट टार्निशिंग द वाइस प्रेसिडेंट्स रेपुटेशन। इन्होंने कहा है कि इस नोटिस में कहीं भी कोई सब्सटेंशियल फैक्ट्स नहीं थे, कोई रीजन नहीं थे उसमें, ठीक है। मिस स्पेलिंग ऑफ मिस्टर धनखड़'s नेम मींस जो नोटिस आया है, आप गजब की बात देखो कि नोटिस आप वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से रिमूव करने के लिए दे रहे हो, लेकिन आप में उनके नेम तक को आप ठीक नहीं लिख पा रहे हो, है ना। तो कितनी गजब की बात है। और नोटिस को इस ऐसे ही तमाम बेसिस पर कि भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छे फैक्ट्स नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है, सब मींस जस्ट कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीजों के बेसिस पर इन्होंने क्या किया है, उनको रिमूव करने का नोटिस दिया था, जिसमें कोई भी सब्सटेंशियल थिंग्स, फैक्ट्स, एविडेंसेस नहीं मिले और उसके बेसिस पर क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। क्वेश्चन है सैक्रेड ग्रोव्स, ये न्यूज में है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक जंगल है, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर कोई पर्सन है जो जंगल में कुछ एक अजीब सा जो है एक अपना कल्चर या हम कुछ भी कह सकते हैं, अपने एक वेश में, ये अपनी ड्रेस में यहाँ पर है। सैक्रेड ग्रोव्स क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट to formulate a comprehensive policy for managing sacred groves across the country। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट के पीछे का और क्या बैकग्राउंड है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया के अंदर जितने भी सैक्रेड ग्रोव्स हैं, आप उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर के आओ और वो नेशनल लेवल पर वर्क करे। अब ये जान लेते हैं कि भाई ये सैक्रेड ग्रोव्स हैं क्या। ये हैं ऐसे जंगल, ऐसे फॉरेस्ट जिनको वहां की लोकल पॉपुलेशन एक ऐसे समझो एक सम्मान, एक रेस्पेक्ट, एक डिवाइन रेस्पेक्ट की नजर से देखती है और उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देती। तो ये अच्छी बात है इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां जहां भी वर्ल्ड इंडिया में सैक्रेड ग्रोव्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके एक्सटेंशन के लिए आप एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी लेकर के आओ जो नेशनल लेवल पर काम करे। तो सैक्रेड ग्रुप्स की जब भी हम बात करेंगे तो इनमें हमेशा पॉइंट आएगा इकोलॉजी का और स्पिरिचुअल सेंचुरीज का। ये ऐसी सेंचुरीज हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं, ऐसे एरियाज हैं जिन्होंने डेडिकेटेड टू लोकल डाइटीज, लोकल अपने किसी देवी देवता को ये समर्पित होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, और इनका इकोलॉजिकल जो है इम्पोर्टेंस होता है, और प्लेसेस ऑफ स्पिरिचुअल रेवरेंस मींस प्रकृति को ही एक डिवाइन की फॉर्मेट में, एक गॉड या गॉडेस की फॉर्मेट में वो देखते हैं। तो जहां अगर फॉरेस्ट को डिवाइन की फॉर्मेट में आप देखोगे, गॉड की फॉर्म में देखोगे, तो आप उसको हार्म तो कभी करोगे नहीं और रेस्पेक्ट करोगे। अगर ऐसा हमारी फीलिंग्स हैं इन फॉरेस्ट के लिए, प्लांट्स के लिए,
तो क्या हम कभी भी उन फॉरेस्ट को हार्म करेंगे? नहीं। तो इनको हमें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देख ही रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी रेपोजिटरीज, जहां पर किसी भी ट्री के एक पत्ते तक को तोड़ना भी मना हो, उसको भी पाप मान रहे हो, तो बायोलॉजिकल की तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, वो तो कितने सारे फॉर्म में, कितने एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी। वहां पर कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी होगी जब किसी को कोई हार्म नहीं करेगा। तो प्रोहिबिशंस एंड परमिशिबल एक्टिविटीज, ये वो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं जहां पर ऐसी सारी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाता है, या ऐसी सारी की सारी एक्टिविटीज को बैन करके रखती है वहां की लोकल कम्युनिटी, जिससे उस फॉरेस्ट को, वहां की ट्रीज को, वहां के किसी एनिमल को, किसी बर्ड को कोई भी हार्म हो, ऐसी सारी एक्टिविटीज को। तो हंटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी परमिशन होती है। वो कैसी जो है एक्टिविटीज? डेड वुड हो गया, पेड़ से टूट करके कोई पत्ता गिर गया, वहां से टूट करके कोई लकड़ी गिर गई, आप केवल उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी वहां के लोकल पीपल। तो किसी भी पेड़ से पत्ते को भी तोड़ना मना होता है, उसको भी पाप जैसा माना जाता है, सिन माना जाता है। तो सोचो कि इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, वहाँ की पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे, इंडिया के लोगों को देखोगे, तो जिस क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी की, सेफ्टी की पूरा वर्ल्ड बात करता है, वो इंडिया के लोगों के खून में बसा हुआ है कि कैसे हम अपने जो एनवायरमेंट है, जो ट्रीज है, जो फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको हम कैसे कैसे नजरिए से उनको हम सेफ रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया, तो सैक्रेड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो दीज ग्रुप्स आर फाउंड अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन वेस्टर्न घाट्स में। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में, गोवा में, आप केरला में, गुजरात में बहुत जगह आपको मिलेंगे। हिमालयाज में मिलेंगे आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ सब मिलेंगे आपको। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे आपको, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश वगैरह में मिल जाएंगे। हाँ, इनके नेम्स डिफरेंट हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है उनके पीछे कि हम प्रकृति में, उन प्लांट्स में भी क्या देखते हैं इंडिया के लोग? एक लाइफ देखते हैं, उसमें भी जीवन देखते हैं। जैसे रिवर, अगर रिवर आज से 100 ईयर्स, 200, 500, 1000 ईयर्स अगो देखो आप, ना कोई समर थी, ना कुछ था, ना हैंड पंप्स थे, ना ट्यूबवेल्स थे, तो रिवर्स ही वाटर का सोर्स होती थी, तो उनको हमने माँ मान लिया, उस नजरिए से हम उनको देखने लगे। ऐसे ही फॉरेस्ट से पूरी लाइफ चलती थी उनके लिए, तो फॉरेस्ट से चाहे वो आपके फ्रूट्स हो गए, लकड़ी हो गए, सब कुछ मिलता था, तो उनको भी हमने एक रेस्पेक्ट दिया, एक डिवाइन रेस्पेक्ट दिया। तो इनकी नेम भले ही इंडिया में डिफरेंट थे, लेकिन इंडिया का जो आर्ट था, इंडिया के कल्चर था, इंडिया के जो लोग थे, कॉन्सेप्चुअली ऐसे कॉन्सेप्ट से आपस में जुड़े थे, भले ही नाम डिफरेंट थे। देखो, बिहार में उसका नाम था सरन, देववन नाम है इसका हिमाचल प्रदेश में, देवार काडू नाम है इसका कर्नाटका में, कावू सर या सर्पकावू इस ये नाम है इसका केरला में, देवराय या देवराय ये नाम है इसका महाराष्ट्र में, ला कांतिंग या असोम खौसी ये मेघालय में इसका नाम है। अगर आप वो जो है राजस्थान में जाओगे, तो राजस्थान में आपको नाम मिलेगा उरान। तो ये ऐसे फॉरेस्ट एरियाज हैं जहाँ पर लोकल कम्युनिटी इसको लेकर के बहुत ही सेंसिटिव होती है, इन प्लांट्स को, ट्रीज को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट जो थिंकिंग है, वो कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। एक अजीब एक फैक्ट देखो आप, एक स्टोरी देखो किसी गांव की। एक गांव है पीपलन तरी विलेज, कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ क्या परंपरा है कि जब भी एक बेटी का जन्म किसी के घर में होगा, तो वो 111 ट्री फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड के लिए वो प्लांट करते हैं। अब सोचो कि अगर किसी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और उसने 111 प्लांट, 111 प्लांट्स जो है प्लांट किए, लगाए, तो आसपास के एरिया में कितने सारे प्लांट्स होंगे।
कितने जंगल डेवलप हो जाएंगे, लोगों को ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम आएगी फिर वहां पे? कभी नहीं आएगी। कितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, चिड़िया होंगी, पक्षी होंगे, उनकी आवाजें भी आएंगी, कितना अच्छा जो है वहां का माहौल रहेगा ऐसे एरिया का। तो ऐसी परंपराएं हम भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, क्या मकसद है इन सब का? इम्प्रूविंग लोकल इनकम, लोगों की इनकम भी तो बढ़ती है इन प्लांट्स की वजह से, बाद में बड़े होकर के उनसे बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है। रिड्यूसिंग फीमेल फीटिसाइड, तो जो फीमेल को लेकर के पहले फीटिसाइड होता था, आज भी बहुत सारी जगह हालांकि होता है, लेकिन अगर एक बच्ची की जो है जन्म हुआ लड़की का और 111 प्लांट्स लगा दिए गए, तो जब वो 18 साल की होगी बच्ची या बड़ी होगी, तो कितने सारे ट्रीज डेवलप हो जाएंगे और उनको बेच करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। एंड एम्पावरिंग वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये सारे अगर मान लीजिए एक बच्ची का जन्म हुआ और उसके लिए 111 प्लांट आपने लगा दिए, 18 साल बाद वो 111 प्लांट, आप सोचिए, आप जरा लगाइए 111 प्लांट, और एक प्लांट 18 ईयर्स बाद अगर 10,000 का भी सेल हो गया, और कम से कम इतने का तो हो ही जाएगा 18 ईयर्स में। ठीक है, आज से 5-6 साल पहले हमने कुछ प्लांट्स लगाए थे और वो एक प्लांट हमारा 10,000 का सेल हुआ है अभी। ठीक है, वो कई सारे प्लांट सेल किए हुए हैं हमारे यूकेलिप्टस के, जो कि ज्यादा पुराने नहीं थे, 5-6 ईयर्स ओल्ड थे, 5 या 6 ईयर्स ओल्ड रहे होंगे। तो इसका देखो उस बच्ची को कितनी सारी इनकम हो सकती है एक प्लांट से, 111,000,000 देख लो आप, 11 लाख के आसपास की इनकम उसकी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स होते हैं, देखने में हमें ये छोटे छोटे से लगते हैं। आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास में इतनी लैंड है कि आप कुछ फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री उस पे कर सकते हो। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट सर्च बाय DGCIS, ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हो क्या रहा है कि जो DGICS है, हुआ क्या है, सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ किसके रिकॉर्डिंग में है कि इंडिया वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से जो गोल्ड इंपोर्ट करता है, गोल्ड परचेज करता है, हम लोग वहां से गोल्ड मंगवाते हैं, उसका ये डेटा है। हमने 2020 में 54 है ना टन्स की हम बात करें, इतना टन गोल्ड हमने इंपोर्ट किया। 2021 में 82 किया, 2022 में 67, 23 में 56, मींस यहाँ इंक्रीज हुआ, इसके बाद फिर वो धीरे धीरे डाउन होने लगा कि 56 टन पर हम पहुंच गए। मींस गोल्ड इंपोर्ट हमारा कम हो गया, तो हमारे पास में फॉरेन रिजर्व है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम डॉलर में परचेज करते हैं। लेकिन 2024 में अचानक से देखिए आप, इसका भी 3 गुने से ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा गोल्ड हमने इंपोर्ट कर लिया है 2024 में। और ये इंडिया के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए, फाइनेंस के लिए एक बड़ा एक चैलेंज है और एक आश्चर्य करने वाला, एक कंसर्न वाला इशू है। क्या अचानक से इतना सारा गोल्ड इंडिया में क्यों इंपोर्ट होने लगा? क्या इसकी कोई स्मगलिंग हो रही है, या कहीं कुछ इलीगल चीजों में यूज हो रहा है, या लोगों के पास में ब्लैक मनी ज्यादा आ गया तो लोग उस ब्लैक मनी से गोल्ड परचेज करके अपने घर में रख रहे हैं, क्योंकि बहुत नोटबंदी हो गई थी काफी टाइम पहले, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो ये है ना। अब इसके लिए हुआ क्या है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स हैज इनिशिएटेड अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन, इसने एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। किस लिए? फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट्स, जो कि पहुंच गया है 14.8 बिलियन डॉलर नवंबर में आते आते, ट्रिपलिंग। अगर लास्ट ईयर से हम इसको देखें तो ट्रिपल से भी ज्यादा हमारा हो गया। ठीक है, इसलिए उन्होंने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि DGCIS, जो कि अभी न्यूज में आया है इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से, क्या है ये? तो DGCIS इज द लीडिंग एजेंसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन। कुल मिलाकर के सिंपल वर्ड्स में, जितना भी इंडिया का अदर कंट्रीज के साथ में ट्रेड होता है, उस सब का डेटा कलेक्ट करना,
उसकी प्रोसेसिंग करना और फिर उस डेटा को प्रोवाइड कराना बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए या प्रेस के लिए कि कितना गोल्ड इंपोर्ट हुआ या कोई भी प्रोडक्ट इतना इंपोर्ट हुआ, कितना जो है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, किस सेक्टर में ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारा डेटा ये कलेक्ट करता है और प्रोवाइड कराता है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो 1862 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय पर ये अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। 1862 की बात कर रहे हैं हम, जब ब्रिटिश रूल था। और द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री इसमें है। उस समय इसके सबसे पहले इसके जो डायरेक्टर जनरल बने थे वो थे विलियम डब्ल्यू हंटर, है ना। इनको अपॉइंट किया गया था 1871 में। नेक्स्ट इसके फंक्शंस की हम बात करें तो ये इसका टास्क डेटा को कलेक्ट करना, उसका जो है रिपोर्ट वगैरह वो सब प्रिपेयर करना, पॉलिसी मेकर्स को प्रोवाइड कराना। मीन्स जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, लॉ लेकर के आती है, तो उसको एक डेटा चाहिए होता है ना, सपोर्ट करने के लिए। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इंटरनेशनल बायर्स के लिए सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मीन्स आप अगर कल को एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं और आपने सोचा कि चलो यार हम बिजनेस करते हैं इंडिया से हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का, तो आप ये तो चेक करोगे ना कि इंडिया से एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा क्या चीजें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट में भी क्या चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, किस कंट्री को होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। वो सारी डिटेल फिर यहाँ से मिलती है कि कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, सारी चीजों को। तो ये इसकी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स हैं या उसके बेसिक फंक्शंस हैं। इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में न होकर के वो है कोलकाता, जिसको हम कलकत्ता बोल देते हैं। तो ये इसका हेडक्वार्टर है, यहां से ये ऑपरेट करता है। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन अनदर सेशन ऑन द नेक्स्ट डे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।